बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्टेशन एंड पार्चुरेशंस। इससे पहले हमने जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट की तो हमने मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ा। फिर इसके बाद हमने फ़ीमेल में स्पेसिफ़िकली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्कस किया था। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअली क्या होता है, या तो ओव्यूलेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो कि ऑनसेट ऑफ द प्रेगनेंसी इंडिकेट करते हैं। अगर ओव्यूलेशन सही तरह से नहीं हुआ, स्पर्म जो है ओव्यूम को फर्टिलाइज ना कर सके और जाइगोट नहीं बना, तो फिर ब्लीडिंग होगी और वो जो गंद अंदर जमा हो चुकी है वो बाहर इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग निकल जाती है। तो अब उसी स्टेज तक हम पहुंच चुके हैं कि अगर ओव्यूलेशन हो गई यानी फर्टिलाइजेशन होगी तो प्रेगनेंसी की ऑनसेट होगी, और प्रेगनेंसी को हमने दूसरा नाम दिया था गेस्टेशन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसी प्रेगनेंसी या गेस्टेशन के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और एट द एंड जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो फिर डिलीवरी जो है, या पार्चुरेशन कहते हैं डिलीवरी को, तो पार्चुरेशन किस तरह होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये दो पोर्शन कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द प्रेगनेंसी कि व्हाट हैपन एंड द प्रेगनेंसी। जिस तरह मैंने बता दिया कि प्रेगनेंसी को हम गेस्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक ड्यूरेशन है जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, टिल द बेबी बर्थ। यानी जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट बन जाते हैं तो उस वक्त से लेकर बेबी की डिलीवरीज तक जो ड्यूरेशन होती है, इस ड्यूरेशन पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हम कहते हैं गेस्टेशन और प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इसी दौरान क्या होता है, वन और मोर ऑफस्प्रिंग डेवलप होती है इनसाइड द वोमेन यूट्रस, और ये स्टार्ट होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं कि जाइगोट फॉर्मेशन होती है और जाइगोट देन डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो की कंप्लीशन होती है एंड द फर्स्ट 8 वीक, यानी पहले 2 महीनों में एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो, उसको हम एम्ब्रियो नहीं कहते बल्कि उसको हम फिर फीटस कहेंगे। यानी फ्रॉम द डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जब जाइगोट बन जाते हैं और उसमें जब डेवलपमेंट हो स्टार्ट हो जाती है तो इट बिकम एम्ब्रियो। आफ्टर 8 वीक, यहाँ पर 8 वीक भी एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाते हैं, तो आफ्टर 8 वीक फिर हम इसको एम्ब्रियो नहीं कहते बल्कि हम इसको फीटस कहेंगे, ठीक है। टिल द बर्थ, और जैसे बच्चा की डिलीवरी हो जाती है, बर्थ हो जाती है, तो फिर हम इसको बेबी कहते हैं, फीटस का नाम भी ख़त्म हो जाते हैं। अब जो प्रेगनेंसी या गेस्टेशन का पीरियड है वो कितना है, तो एवरेजली अगर हम एवरेज ले वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन एवरेज टाइम जो है प्रेगनेंसी का वो 280 डेज़ है, या हम 40 वीक्स भी कह सकते हैं, या 9 मंथ एंड 7 डेज़, ठीक है। ये सारे एक जैसे आते हैं, जस्ट उसमें वो यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन टोटल ड्यूरेशन इज़ 280 डेज़, 40 वीक्स या 9 मंथ एंड 7 डेज आते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन, जैसे लास्ट ब्लीडिंग हो जाते हैं और इसके बाद जो है फिर ब्लीडिंग नहीं आती नेक्स्ट पीरियड में, जब उसका टाइम आ जाती है और ब्लीडिंग नहीं होती, तो हम उस जो पहले वाली ब्लीडिंग ख़त्म हुई थी उसी डेट से हम इसको कैलकुलेट करेंगे टिल द डेट ऑफ द बर्थ। अब चूँकि फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारे पास 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होते हैं। हम तो बात करते हैं कि हम कैलकुलेट करेंगे इसको फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन, उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि 280 डेज़ आते हैं। लेकिन एक्चुअली जो ओव्यूलेशन होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, वो एट द 14 डे होते हैं, तो वो 14 डे हम इससे माइनस करेंगे। सो हमारे पास जो एक्चुअल ड्यूरेशन आती है ऑफ द प्रेगनेंसी दैट इज़ 266 डेज। अब हमने बात की ऊपर कि हमारे पास जो एवरेज ड्यूरेशन होती है दैट इज़ 40 वीक, लेकिन अगर कोई बच्चा 40 वीक से पहले उसको डिलीवर किया गया, यानी 28 वीक पे या 28 वीक से पहले,
सो इस कंडीशन में डिलीवरी ऑफ द बेबी जो है वो तो प्रॉपर बेबी नहीं होता, ठीक है, जस्ट फीटस होता है। तो अगर हम इसको 28 वीक से पहले डिलीवर करें सर्जिकली या मेडिकली, तो फिर हम इसको कहते हैं मिसकैरेज। आप लोगों ने सुना होगा कि प्लाबंदी की मिसकैरेज हो गई। तो मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि बेबी को 28 डेज से पहले रिमूव करना। अब अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से पहले हो गई, यानी 28 वीक और 37 वीक के दरमियान किसी भी टाइम एरा में उसकी डिलीवरी हो गई या प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, तो फिर हम उस बच्चे को कहेंगे कि ये प्री मेच्योर बर्थ है या प्री मेच्योर बेबी है। प्री मेच्योर बेबी अक्सर लाइव कर जाते हैं, बाज़ में लाइव कर जाते हैं, बाज़ नहीं, लेकिन जो मिसकैरेज होती है उसमें बेबी नहीं होता, वो जस्ट फीटस होता है, उसकी सर्वाइवल नहीं होती, लेकिन प्री मेच्योर की सर्वाइवल पॉसिबल है। अब इसके बाद एक ड्यूरेशन आती हैं 37 वीक और 40 वीक के दरमियान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी सर्वाइवल चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और फिर उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं कि ये अर्ली टर्म बेबी है, अर्ली टर्म। तो यहाँ पर आपने 3 लफ्ज़ जो है वो सीखें। अगर 28 वीक से पहले होते हैं तो इसको हम मिसकैरेज कहेंगे। अगर 28 वीक और 37 वीक के दरमियान होते हैं तो हम इसको प्रीमेच्योर बेबी कहेंगे जिसकी सर्वाइवल पॉसिबल है। अगर 37 और 40 या 39 भी बाज़ बुक्स ने लिखे हैं उसके दरमियान होते हैं तो हम इसको अर्ली टर्म कहेंगे। अगर 40 वीक या 39 वीक पे होते हैं या उसके बाद होते हैं तो हम इसको फिर फुल टर्म कहेंगे। लेकिन अगर 42 वीक के बाद होते हैं, आफ्टर द 42 वीक, तो हम इसको पोस्ट मेच्योर बेबी कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन किस तरह होगी ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा देता चलूँ कि जब ओव्यूलेशन के दौरान अगर किसी मेल और फीमेल के दरमियान मैटिंग होती है तो मेल की जो सीमेन ट्रांसफ़र होती है इनसाइड द फीमेल उसमें स्पर्म होते हैं और फीमेल के अंदर ओव्यूम प्रेजेंट होते हैं। तो वो स्पर्म जाकर उसी ओव्यूम के साथ यानी मेल और फीमेल गेमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमीट्स को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेल के स्पर्म होते हैं आफ्टर द एजुकुलेशन इन द वेजाइना, ये ट्रैवल करते हैं यूट्रस की थ्रू, जाते हैं एंड द फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, और वहाँ पर मौजूद ओवरीज के अंदर जो ओव्यूम होती है उसके साथ फ्यूज़ हो जाती है। और ये जो फ्यूजन होती है ये यानी जैसे ही वेजाइना के अंदर स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं तो वेजाइना से लेकर ओव्यूम तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेते हैं, 30 to 60 मिनट्स। एंड दिस इज़ डन बाय द एंटी पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पर सीलिया होता है पोलिफियन ट्यूब में और वो एंटी पेरिस्टाल्टिकली मूवमेंट करते हैं जो कि पुश करते हैं स्पर्म को टूवर्ड द ओव्यूम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब जो सीमेन ट्रांसफ़र होते हैं एक ही एजुकुलेशन के अंदर इनसाइड द फीमेल, तो उसमें लॉट ऑफ स्पर्म होते हैं, अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं इनसाइड द फीमेल वेजाइना। लेकिन उनमें से फ्यू थाउजेंड जो है वो ओव्यूम की साइड तक पहुंचते हैं, जहां पर ओव्यूम प्रेजेंट होता है उसी साइड तक थाउजेंड्स में स्पर्म पहुंचते हैं। ऑल द 200 और 300 मिलियन स्पर्म नहीं पहुंचते, वो रास्ते ही में डेड हो जाते हैं। अब इसी थाउजेंड स्पर्म्स में से फॉर एग्जांपल किसी में 1000 स्पर्म जो है साइट ऑफ ओव्यूम तक पहुंच गई, उसी 1000 में से ओनली 1 स्पर्म जो है वो सक्सीड हो जाते हैं इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम। एक ही स्पर्म जो है वो काफ़ी है फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म ऑफ द ओव्यूम। एक स्पर्म ओव्यूम तक पहुंच गई तो दे कैन इट कैन फर्टिलाइज। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि लॉट ऑफ स्पर्म जो है वो अवेलेबल है, लेकिन ओनली 1 स्पर्म जो है इट इज कैन रीच टू द ओव्यूम, और जो पहले पहुंच गई तो वो उसी ओव्यूम को फर्टिलाइज करेंगे जिससे
जो है फिर जाइगोट बनेगा। तो जैसे वो स्पर्म पहुंच जाती है इनटू द ओव्यूम, ठीक है, तो वहाँ पर मौजूद ग्रेनुलोसा सेल्स जो है उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं और वो उसी मल्टीपल लेयर्स के अंदर पेनेट्रेट कर जाती है, उसके अंदर घुस जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो कि स्पर्म की हेड में मौजूद होते हैं, एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। उस एंजाइम के थ्रू वो उसी लेयर को क्रॉस करके इनसाइड द ओव्यूम चले जाते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो जैसे वो फर्टिलाइज हो जाती है सो एट फॉर्म, तो फिर उसी स्ट्रक्चर को हम जाइगोट कहेंगे, जिसमें मेल स्पर्म और फीमेल ओव्यूम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। इसके बाद क्या होगा, जब जाइगोट बन जाती है तो ओव्यूम डिवाइड होते हैं इनटू मैच्योर ओव्यूम, क्योंकि आप फर्टिलाइज हो चुके हैं तो वो मैच्योर बन जाते हैं विद द फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा जिसको हम फीमेल प्रो न्यूक्लियस कहेंगे। अब इसी प्रो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 23 क्रोमोसोम होंगे और उसी 23 में से 22 ऑटोसोम होंगे और 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा विच विल बी द एक्स क्रोमोसोम। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली बैक वक्त जो स्पर्म के हेड हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं और उसी स्वेलिंग से बन जाते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस। अब मेल प्रो न्यूक्लियस के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होगा जिसमें 22 ऑटोसोम और 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब सेक्स क्रोमोसोम इसमें या तो एक्स होगा या वाई होगा। अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं जेंडर के डिटर्मिनेशन में। फीमेल में आपके साथ तो ऑलरेडी प्रो न्यूक्लियस के अंदर एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन मेल में या तो एक्स होगा या वाई होगा। अगर एक्स है, ठीक है, तो वो एक्स इस एक्स के साथ मिक्स करके एक्स एक्स बनाएंगे विच विल बी द फीमेल। अगर वाई है तो वो इस एक्स के साथ मिलकर एक्स वाई बनाएगा विच विल बी द मेल। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन होती है सेक्स की। लेकिन जैसे ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 हो जाते हैं, यानी 23 पेयर्स बन जाते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को जिसमें 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम होंगे, यानी एक मेल और एक फीमेल का होंगे, 23 क्रोमोसोम मेल के होंगे, 23 क्रोमोसोम फीमेल के होंगे, यानी 23 पेयर्स होंगे, तो फिर हम इसको जाइगोट कहेंगे। इसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होते हैं। इम्प्लांटेशन में क्या होते हैं कि जो जाइगोट बन चुके हैं वो जाकर यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ अटैच होते हैं। हमने यूट्रस में बात की थी कि वहाँ पर 3 लेयर्स होते हैं। जो उसका इनर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अब आपके साथ जो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है वो तो पोलिफियन ट्यूब की एंड्स पे हो चुकी है, वहाँ पर जाइगोट बना है। तो वो जाइगोट अबाउट 3 to 5 डेज लेते हैं कि उसी पोलिफियन ट्यूब की एंड से आकर यूट्रस में आ जाते हैं। तो यूट्रस में जैसे वो पहुंच जाते हैं तो यूट्रस की जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम उसके साथ ये अटैच होते हैं। तो इस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेट मी ड्रॉ फॉर एग्जांपल, ये है आपके साथ यूट्रस और यहाँ पर है ओवियम और यहाँ पर भी है फॉलोपियन ट्यूब और इसके एंड में है ओवियम। तो जैसे स्पर्म यहाँ पर इसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट जो है वो यहाँ से निकल कर आते हैं इनसाइड द यूट्रस और यूट्रस में आकर वो एंडोमेट्रियल लेयर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम होता है दैट इज़ 5 डेज। 5 डेज में ये यहाँ तक आते हैं। अब जैसे यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फॉर 2 to 4 डेज वो यहाँ तक इसी तरह इम्प्लांट रहते हैं, यानी उसके साथ अटैच रहते हैं। इसी दौरान इस जो 2 to 4 डेज ये यहाँ पर इम्प्लांट रहते हैं तो इसी दौरान इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या होंगे कि द जाइगोट जो कि आ चुके हैं एट डेवलप इनटू मोरोला, और मोरोला की
के ऊपर एक लेयर होगा जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन तक ये कितना ड्यूरेशन बन गया, अबाउट अ वीक, कि उनके 5 डेज़ तकरीबन ये हो गई और 2 डेज़ ये हो गए, तो इट टेक अबाउट अ वीक। ठीक है, तो इसी वीक के दौरान ये फर्टिलाइजेशन प्लस इम्प्लांटेशन दोनों हो गई। अब इसी दौरान, इसी वीक के दौरान जो जाइगोट है एट रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोमेट्रियल सिक्रीशन, जो एंडोमेट्रियम से सिक्रीशन होते हैं उससे ये खुराक लेते हैं, और उस एंडोमेट्रियल सिक्रीशन को हम कहते हैं यूटराइन मिल्क। इसके बाद क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ऑफ द म्यूरुला होते हैं एट डेवलप इनटू अ कार्ड, एक कार्ड बनाते हैं इस तरह, क्योंकि पहले तो एंडोमेट्रियम में ये इस तरह अटैच है ना, ये देखिए अटैच है उसके साथ, तो अटैचमेंट के दौरान ये न्यूट्रिशन इसी लेयर से लेते हैं, लेकिन आफ्टर अ वीक एट डेवलप अ कार्ड, एक कार्ड इससे जो है वो बन जाते हैं विच अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ये देखिए जी, यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है कि यहाँ पर ओव्यूलेशन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन हो चुके हैं तो फर्टिलाइज एग जो है वो स्पर्म और एग बनकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट फिर 3 to 4 डेज़ में आते हैं इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, यहाँ पर ये पहुँच गया। अब इसके बाद जो है वो अटैच हो जाते हैं एंड टू द एंडोमेट्रियल वॉल विच इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो टोटल ड्यूरेशन तकरीबन 7 से 8 या 7 से 9 डेज़ के दौरान होते हैं। आफ्टर दैट क्या होते हैं कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या चीज़ है। तो जैसे वो कार्ड बन जाते हैं तो उसी कार्ड के अंदर ये देखिए जी, सपोज़ ये आपके साथ है एंडोमेट्रियल वॉल, तो इसमें ये है जाइगोट, इस जाइगोट में क्या बन गया, कार्ड बन गया इस तरह। तो इसी कार्ड के अंदर ब्लड कैपिलरीज पैदा हो जाते हैं। कहाँ से पैदा होंगे, फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बन गई है उसमें ब्लड वेसल होंगे, तो उसी नए कैपिलरीज बनकर इस कार्ड में आ जाते हैं। एट द 16 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो के अंदर हार्ट बन जाते हैं और हार्ट स्टार्ट पंपिंग द ब्लड इनटू द कार्ड। ये एम्ब्रियो है, इसके अंदर हार्ट बन गया, तो हार्ट जो है पंपिंग करते हैं, तो वो ब्लड को पुश करेंगे इनसाइड दिस कार्ड। और बैक वक्त जो है ब्लड साइनोसाइड भी डेवलप हो चुके हैं विच रिसीव ब्लड फ्रॉम द मदर, कि उनकी बच्ची के अंदर तो हार्ट होते हैं, ब्लड विसल बन गई है, हार्ट भी बन गए हैं, लेकिन ब्लड कहाँ से आएगा, तो ब्लड आते हैं फ्रॉम द मदर। ठीक है, वो मदर से ब्लड को रिसीव करके साइनोसाइड में बेचेंगे, साइनोसाइड से जाएंगे इनसाइड द हार्ट, और हार्ट जो है फिर उसको ब्लड पुश करेंगे इनसाइड दैट वेसल विच डिस्ट्रीब्यूट इन द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी। अब जो मदर से ब्लड आते हैं इस एम्ब्रियो में, वो आते हैं थ्रू एन आर्गन, एक स्मॉल टेम्पररी आर्गन होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो उसी प्लेसेंटा से ये पास आउट होकर एम्ब्रियो में आते हैं। अब प्लेसेंटा क्यों डेवलप होते हैं, इसीलिए डेवलप होते हैं क्योंकि मदर के ब्लड में तो बहुत कुछ होते हैं, तो प्लेसेंटा एक्ट एज अ बैरियर कि कौन सी चीज़ें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी चीज़ें प्लेसेंटा अलाउ करेंगे, और जो गैर ज़रूरत है उसको अलाउ नहीं करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्लावर ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, फ्लावर ड्रग प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। अब सेफ़ ना होने का मतलब क्या है कि अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं तो फीमेल फीटस के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्गन। अब प्लेसेंटा की 2 पार्ट्स होते हैं, एक फीटस की साइड पे होते हैं, एक मदर की साइड पे होते हैं। जो फीटस की साइड पे होते हैं दे आर कॉल्ड फीटल पार्ट। अब फीटल पार्ट में क्या होते हैं, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होंगी जो कि फीटल ब्लड को कैरी करेंगी टू द कैरी फीटल ब्लड टू द प्लेसेंटा।
जो फीटस की ब्लड है उसको प्लेसेंटा तक लेके जाएंगी, और इसके साथ साथ एक अम्बलाइकल वेन भी होगा जो कि प्लेसेंटा से ब्लड को लेकर जाएंगी इनसाइड द फीटस। ये देखिए जी, सपोज ये प्लेसेंटा है, इस साइड पे मदर है, इस साइड पे फीटस है, तो यहाँ पर 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होंगी और एक अम्बलाइकल वेन होगा, ये आर्टरी, ये वेन। तो अम्बलाइकल आर्टरी फीटस से ब्लड लेकर जाएंगे इनटू द प्लेसेंटा, जबकि अम्बलाइकल वेन जो है वो प्लेसेंटा से ब्लड लेके जाएंगे इनसाइड द फीटस। अब मैटरनल साइड पे क्या होगा कि उसमें हमारे पास होगा यूटराइन आर्टरी विच कैरी ब्लड इनटू द साइनोसाइड एंड रिटर्न बैक टू मदर्स थ्रू यूटराइन वेन। ये देखिए जी, ये अगेन हमारे पास है प्लेसेंटा, ये मदर साइड है, ठीक है। तो इसमें यूटराइन आर्टरी है और यूटराइन वेन है। तो यूटराइन आर्टरी क्या करते हैं, ब्लड को साइनोसाइड की तरफ लेके जाते हैं, सॉरी ये लेट मी ड्रॉ, ये मदर है। तो यूटराइन आर्टरी जो है, ये आर्टरी जो है प्लेसेंटा की तरफ ब्लड लेके जाएंगे जिसमें साइनोसाइड होते हैं उसकी तरफ, और वेन जो है वापस लेकर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर बनी भी है, मैंने वैसे ड्रा की, ये प्लेसेंटा है, ये मदर साइड है, ये फीटस है, ठीक है। तो यहाँ पर यूटराइन आर्टरी और वेन होते हैं। ये जो रेडिश ड्रा किए हैं ये आर्टरी है और जो ब्लूइश है ये वेन है। अब प्रेगनेंसी की, ये तो हमने बात की कि किस तरह प्रेगनेंसी के अंदर चेंजेस आते हैं, फीटस किस तरह डेवलप होते हैं और फीटस और मदर के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह होते हैं, वो थ्रू प्लेसेंटा होते हैं। अब हम आते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मदर के अंदर 4 तरह की चेंजेस आते हैं। द स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं, बॉडी वेट में इंक्रीज आते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस और फिजियोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस आते हैं। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आते हैं, और इसके अंदर चेंजेस आते हैं कि कार्पस ल्यूटियम जो है वो बढ़ जाते हैं और लार्ज अमाउंट में वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, एस्ट्रोजन कम सिक्रीट होगा, लेकिन ये फर्स्ट 3 मंथ्स में इस तरह होते हैं। यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि यूट्रस भी बढ़ जाते हैं, उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा होती है और साइज़ भी, तो ओवरऑल यूट्रस का साइज़ बढ़ जाते हैं। शेप जो है उसका ग्लोबुलर होते हैं, पहले उसका शेप इस तरह होते हैं, फिर ये ग्लोबुलर बन जाते हैं। और वेट चूँकि ये इनलार्ज हो चुके हैं तो वेट जो है 50 ग्राम से ले बढ़कर 1 किलोग्राम हो जाती है। विजाइना का साइज़ और कलर दोनों चेंज होते हैं, साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और कलर उसका रेडिश बन जाती है क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। सर्विक्स जो है इट बिकम टफ एंड टफ टू सॉर्ट, यानी पहले वो सख्त होता है तो अब ये सॉफ्ट हो गई अगेन ड्यू टू द ब्लड सप्लाई। और मेमरी ग्लैंड की भी साइज़ इंक्रीज़ होती है क्योंकि वहाँ पर फैट्स की डिपोजिशन होती है। इसके अलावा निपल जो है उसका कलर भी चेंज हो जाते हैं। बॉडी वेट में इंक्रीज़ किस तरह आते हैं, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो मदर की वेट है वो इंक्रीज़ होते हैं अबाउट 12 किलोग्राम। पहला जो साइज़ वेट ऑफ द फीमेल थे उससे वो 12 किलोग्राम ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों 12 किलोग्राम ज़्यादा होते हैं कि उनकी 3.5 kg का फीटस उसमें आ जाते हैं, 2 किलोग्राम का इम्नियाटिक फ्लूइड आ जाते हैं जो कि बेबी के इर्द गिर्द होते हैं, 1.5 किलोग्राम का प्लेसेंटा आ जाते हैं, और वैसी जो चेंजेस फैट्स की एकमुलेशन से इंक्रीज़ होती है दैट इज़ 5 किलोग्राम। सो ओवरऑल उसका जो साइज़ है वेट है वो 12 किलोग्राम ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। इसी दौरान अगर प्रॉपर जो प्रीनेटल केयर हैं यानी प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले जो केयर है प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रॉपर केयर ना किया गया, एक्स्ट्रा फूड वगैरह ये चीज़ें गेन करती रही, एक्सरसाइज वगैरह लॉस किया, तो ये 20 to 30 किलोग्राम भी ज़्यादा हो सकते हैं।
जो कि यूजुअली लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हमारे सोसाइटी में मौजूद है। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या आती हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं ड्यू टू द एक्सेस रिलीज ऑफ द थायरॉक्सिन, अबाउट 15% जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि अब बच्चा भी मौजूद है तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ होते हैं। प्रोटीन की एनाबॉलिज्म यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ होते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोसूरिया होते हैं। अक्सर यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होते हैं। लिपिड्स जो हैं उसकी लेवल भी इंक्रीज़ होती है और डिपोजिशन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू वो भी इंक्रीज़ होते हैं। सोडियम की रिटेंशन होती है, वाटर की रिटेंशन भी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस, इन 4 चीज़ों की जो है रिटेंशन ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप देखें तो प्रेगनेंसी में जो मदर होते हैं उसके बॉडी जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ वाटर। और बाकी जो 3 मिनरल्स है इसकी रिटेंशन इसलिए होती है क्योंकि ये फीटस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। सिस्टम्स में क्या चेंजेस आते हैं, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होती है। अब इसमें वाटर की रिटेंशन तो होती है लेकिन ब्लड के प्रोडक्शन वही सेम की टू सेम है, ठीक है। तो इसलिए जो आरबीसीज होते हैं वो उन्हीं फ्लूइड में डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा जो आरबीसी का या हेमेटोक्रेट या हीमोग्लोबिन का लेवल है ओवरऑल हमें कम शो होते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूशनल एनीमिया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होते हैं कि उसमें भी चेंज आ जाते हैं और कार्डियक आउटपुट तकरीबन 30% इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंक्रीज़ होते हैं, फिर इसके बाद उसमें डिक्लाइन आ जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। लेकिन बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेम होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, और सेकंड ट्राइमेस्टर में फिर वो डिक्रीज़ होते हैं एंड थर्ड में भी वो स्लाइटली डिक्रीज़ होते हैं, हाइपोटेंशन होते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी मिनट वेंटिलेशन और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होती है क्योंकि बच्चा भी है और मदर भी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो भी इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन के फार्मेशन इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो यूरिन फॉर्म होगी वो डाइल्यूटेड होगा। पहले ट्राइमेस्टर में मैच्योरेशन जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी बार बार जो है फीमेल को अर्ज होते हैं, उसको डिज़ायर होती है कि वो यूरिनेट करे, क्योंकि जो नया फीटस आया है वो यूट्रस में है और यूट्रस जो है वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस आ जाते हैं। मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं कि अर्ली एट द मॉर्निंग जो मदर है उसको नॉजिया या वोमिटिंग आती है, इसको कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। इसके अलावा जो जीआईटी की मोटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है बाय द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो प्रेग्नेंट वोमेन में ज़्यादा होते हैं क्योंकि जीआईटी मोटिलिटी कम होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होते हैं कि ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है और साइज है उसमें इंक्रीज आते हैं, एक्सेप्ट फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि वो तो यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं या मदर को प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी ऑलरेडी मौजूद है, तो इन दोनों की अब ज़रूरत नहीं है, तो उसका लेवल ज़्यादा नहीं होता, बाकी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम में जो है चेंजेस कहते हैं कि अर्ली स्टेजेस में चेंज इन मूड एंड डिप्रेशन होते हैं। मदर का चेंज मूड भी जो है वो ठीक नहीं रहती और डिप्रेशन रहती है उसमें, और डरते हैं वो, स्पेशली एट द प्रीमिग्रेविडा। प्रीमिग्रेविडा कहते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और लेटर ऑन जो है एंटिसिपेशन ऑफ डिलीवरी और लेबर पेन की वजह से उसका मूड टेक नहीं होता है, क्योंकि वो डरती है कि डिलीवरी किस तरह होगा और वो लेबर का जो पेन होता है, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहते हैं। ये मुख्तलिफ चेंजेस उसकी आती है, और जब एट द एंड उसकी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है सो शी बिकम नॉर्मल, और फिर वो खुश रहती हैं। तो ये अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह फिटस डेवलप होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें, और जिसकी
फीटस जो है उसमें फिर डेवलप होती है, और फिर हमने मदर के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो डिस्कस किया। अब हम लास्ट स्टेज तक पहुंच गए हैं कि अब बेबी डिलीवर किस तरह होगा। तो डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्च्यूरेशन। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा भी है कि एक्सपल्जन और डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। अब जो इस प्रोसेस के थ्रू डिलीवरी होती है फीटस की, उसको हम कहते हैं लेबर। अब लेबर में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, लाइक कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड ओपनिंग ऑफ द वेजाइनल कैनाल। इसके अलावा मोमेंट्स होते हैं इनसाइड द यूट्रस। तो वो मोमेंट हमने डिवाइड किया है इनटू टू ग्रुप्स। एक को हम कहते हैं ब्रेक्सटन हेक्स कंट्रैक्शन और दूसरा है फॉल्स लेबर कंट्रैक्शन। ब्रेक्सटन हेक कंट्रैक्शन जो है, दिस इज द वीक शॉर्ट एंड पेनलेस कंट्रैक्शन, और स्टार्ट होते हैं आफ्टर द 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें कोई सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होता। ये जो आप लोगों ने सुना होगा कि बेबी ने किक मारा, तो वो किक इज बेसिकली द ब्रेक्सटन हेक कंट्रैक्शन, और इट इज़ अ प्रैक्टिस कंट्रैक्शन, ठीक है, विच हेल्प द यूट्रस टू प्रैक्टिस फॉर अपकमिंग लेबर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंड्यूस करते हैं इस टाइप ऑफ ब्रेक्सटन हेक कंट्रैक्शन को, दैट इंक्लूड टचिंग द एब्डोमेन। अगर इफ समवन टच द एब्डोमेन तो ये मोमेंट जो है स्टार्ट होते हैं। मोमेंट ऑफ द फीटस इनसाइड द यूट्रस, फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स और डिहाइड्रेशन, these are the stimulus which induce these kind of contraction. Near the time of delivery, ये जो कंट्रैक्शन है ब्रेक्सटन हैक कंट्रैक्शन, एट बिकम इंटेंस, ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे ही वो ज़्यादा होते हैं तो फिर हम इसको ब्रेक्सटन हैक कंट्रैक्शन नहीं कहते, बल्कि फॉल्स लेबर कंट्रैक्शन कहते हैं। और फॉल्स लेबर कंट्रैक्शन में आपके साथ सर्वाइकल डायलेटेशन होगी, क्योंकि अभी बेबी की डिलीवरी का वक्त है। तो डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि सर्विक्स डायलेट हो जाए। अब स्टेजेस ऑफ पार्च्यूरेशन क्या है? तो फर्स्ट, इसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज में क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन होते हैं, इसको हम लेबर कंट्रैक्शन कहते हैं। अब कंट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम द फंडस ऑफ द यूट्रस एंड मूव डाउनवर्ड। इस तरह का कंट्रैक्शन होता है वो, क्योंकि ये डाउनवर्ड इसलिए होता है कि एट पुश द बेबी या द हेड ऑफ द फीटस अगेंस्ट द सर्विक्स, उसको आगे पुश करते हैं। तो इससे न सिर्फ डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स होती है, बल्कि वेजाइना किनाल भी ओपन होते हैं। इसके बाद जो है सेकंड स्टेज आते हैं। सेकंड स्टेज में फीटस जो है वो डिलीवर होते हैं थ्रू सर्विक्स एंड वेजाइनल किनार, एंड इट टेक्स 1 आवर। तो जैसे ही हमें पता चल जाती है कि फर्स्ट स्टेज जो अभी स्टार्ट हो गई है, लेबर कंट्रैक्शन स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है, तो हम उसी दौरान जो फीमेल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू द डिलीवरी फैसिलिटी, ठीक है। पुराने ज़मानों में वो तो बर्थ अटेंडेंट होते हैं जो घर में डिलीवरी करती थी, लेकिन उसमें कम्प्लिकेशन की चांसेस होती है, इन्फेक्शन की चांसेस होती है, तो उसको इट इज़ बेस्ट कि उसको हम हेल्थ केयर फैसिलिटी लेकर जाए। तो फिर वहाँ पर जो सेकंड स्टेज होते हैं वो 1 आवर में होते हैं, कि उसी के दौरान बेबी की जो है वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि हेड के मोमेंट अभी स्टार्ट हो गई है, और हेड जो है आगे पुश होते हैं अगेंस्ट द सर्विक्स एंड वेजाइना, और फाइनली इट कम्स आउट थ्रू द सर्विक्स एंड वेजाइना इनटू दिस न्यू वर्ल्ड। जैसे ही बेबी डिलीवर होती है तो थर्ड स्टेज पे स्टार्ट होते हैं, और इसी थर्ड स्टेज में जो प्लेसेंटा था वो एंडोमेट्रियम से डिटैच हो जाते हैं और यूट्रस से बाहर निकलते हैं, और ये होता है आफ्टर द 10 to 15 मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, प्लेसेंटा को बाहर निकाल कर जाते हैं। और फिर इसके बाद फोर्थ स्टेज विच इज़ द पोस्टमार्टम स्टेज, कि आप बेबी को किस तरह साफ़ करेंगे, ठीक है, और उसको किस तरह लैक्टेट करेंगे, उसको किस तरह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और फिर आगे उसकी तालीम व तरबियत और उसकी न्यूट्रिशंस वो किस तरह करेंगे। दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है। सो इन द फर्स्ट स्टेज आप देख सकते हैं
कि वोमेन के अंदर जो है वो सर्विक्स की डायलेटेशन स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन। फिर आप उसको प्रिपेयर करते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी इन द सेकंड स्टेज, जिसमें वो डिलीवर कर जाते हैं। और थर्ड स्टेज में फिर आप बेबी तो डिलीवर हो जाती है लेकिन अभी प्लेसेंटा मदर के अंदर बाकी है, तो आप इसको भी रिमूव करते हैं। और फोर्थ स्टेज में फिर आप उसकी आगे सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द गेस्टेशन के बेबी डेवलप किस तरह होते हैं और फिर बेबी डिलीवर किस तरह होते हैं। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।